बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर जो पीटीआई के एक्सपोज़ होने से मुतल्लिक है, बड़ी दिलचस्प इस ख़बर की तफ़सीलात हैं, एक तो ये आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुतल्लिक है, इस ख़बर की तफ़सीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और तीसरी जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो हमास की जानिब से आज तीसरे रोज़ इसराइल को सरप्राइज़ दिया गया और इसराइल की बैंड कैसे बजी है इस सारे मामले में, जो सरप्राइज़ है हमास की तरफ से इसराइल को, तो ये डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इन तमाम ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मुख्तसर सा जो आज के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की समाअत का जो तीसरे सेशन का खुलासा है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस तीसरे सेशन में नाज़रीन जो मुस्लिम लीग काफ के वकील थे जनाब जाहिद इब्राहिम साहब, उनके दलाइल मुकम्मल हो गए। मुस्लिम नवाज़ के जो वकील थे सलाहुद्दीन अहमद, उनके दलाइल मुकम्मल हो गए। और कल अदालत में जो वकला दलाइल देने के लिए बाकी रहते हैं, उसमें अटार्नी जनरल हैं, अटार्नी जनरल साहब के भी जो पार्शली दलाइल हैं, जुज़वी दलाइल हैं, वो हो चुके हैं। कल वो अपने मुख्तसर से दलाइल और जो अदालत की तरफ से जज साहबान की तरफ से जब उन्होंने जुज़वी दलाइल दिए थे, कुछ सवालात पूछे गए, उन सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा फैसल सदीकी साहब हैं, उनकी तरफ से भी कुछ दलाइल दिए जाएंगे। अदालत ने उनसे ये ज़रूर पूछा तीसरे सेशन की कार्रवाई का इख्तिताम करते हुए कि आप कितना वक्त लेंगे। तो फैसल सदीकी साहब ने कहा कि मैं प्रिसाइज ही मेरे दलाइल होंगे और मैं कोई ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इसके अलावा जमात इस्लामी के जो वकील थे और जो मौलाना फजल रहमान की जमात के वकील थे, उनकी तरफ से कहा गया कि इस कानून के हक़ में जो दलाइल दे रहे हैं, हम उनके दलाइल को अडॉप्ट करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई वकील मौजूद नहीं था और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि मेजर एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो दलाइल नहीं देना चाहते तो ये उनकी अपनी चॉइस है, उनका अपना फ़ैसला है। अब जो सलाहुद्दीन साहब ने दलाइल दिए, जाहिद इब्राहिम साहब के जो दलाइल थे वो तो पिछले व्लॉग में आपको बता चुके थे, लेकिन एक जो चीज़ उनके दलाइल में हुई जिसमें जाहिद इब्राहिम साहब ने कहा कि अगर चीफ़ जस्टिस के लाम इम्तनाई इख्तियारात होंगे, किसी केस को वो नहीं लगाएंगे, मर्ज़ी के बेंचेस बनेंगे, मर्ज़ी के जो है वो केसेस समाअत के लिए फ़िक्स होंगे, तो अवाम तो सवाल पूछेंगे। जिस पर मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा था कि चीफ़ जस्टिस जो आता है वो ताहयात चीफ़ जस्टिस नहीं होता, वो कुछ अरसे के बाद रिटायर्ड हो जाता है और हर चीफ़ जस्टिस का अपना मौक़िफ़ होता है, मौजूदा का अपना मौक़िफ़ है और आने वाले का अपना मौक़िफ़ होगा। तो चीफ़ जस्टिस सदा नहीं रहते, ताहयात नहीं रहते। इस पर काजी फाइज़ साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि देखें, इस अदालत से ये पैगाम नहीं जाना चाहिए कि हम जो है वो कानून के नहीं बल्कि मन मर्ज़ी के पाबंद हैं। काजी फाइज़ साहब ने कहा कि अगर मंजी और मर्शा के मुताबिक चलना है, आइन और कानून को नहीं देखना, तो ये आइन की भी तबाही है, अदलिया की भी तबाही है और इसके साथ साथ कानून की हुक्मरानी की भी तबाही है। सलाहुद्दीन अहमद नून लीग के वकील ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उनकी जानिब से कहा गया कि अदलिया की यहाँ पे आज़ादी की बात की गई कि अदलिया की आज़ादी को ख़तरा है, तो अदलिया की आज़ादी को जहाँ एक्सटर्नल थ्रेट होते हैं, वहाँ इंटरनल थ्रेट भी होते हैं। और एक नोट का उन्होंने हवाला दिया सलाहुद्दीन अहमद ने कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा जब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उनकी तरफ से अदलिया को जो थ्रेट्स होते हैं उस पे ऊपर एक नोट लिखा गया और उस नोट में कहा गया कि एक्सटर्नल थ्रेट तो अपनी जगह पे, लेकिन इंटरनल थ्रेट ये होते हैं कि किसी जज को मुकदमात में ना बिठाना, किसी जज को अहम मुकदमात ना देना, किसी जज को जो है वो प्रिंसिपल सीट से किसी और रजिस्ट्री में, किसी और बेंच में, जैसे हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में पिंडी बेंच होता है, मुल्तान बेंच होता है या बहावलपुर बेंच होता है, वहाँ पे भिजवा देना। और तो ये भी इंटरनल थ्रेट में आता है, तो इसके ऊपर भी अदालत देखे। और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस जो कानून बना है, ये कानून वकला का मुतालबा था, लेकिन वकला का मुतालबा जब नहीं माना गया तो वकला ने यह मुतालबा पार्लियामेंट के सामने रख दिया। और फिर उन्होंने एक और बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि देखें, इस जो 15 रुकनी फुल कोर्ट है, इसमें 10 जज साहबान ऐसे बैठे हैं जिन्होंने आर्टिकल 184(3) के अख्तियारात के ऊपर सवालात उठा रखे हैं, माजी में चीफ जस्टिस के अख्तियारात पे सवाल उठा रखे हैं और आर्टिकल 184(3) का अख्तियार कैसे इस्तेमाल हुआ, रूल्स उन्होंने अमेंड करने की बात की, मैकेनिज़्म बनाने की बात की। तो कानून तो बना है जो पार्लियामेंट का अख्तियार था उसके तहत बना है। तो मुनीब अख्तर साहब ने 2 बातें की। एक तो कहा कि आप सिर्फ कंपिटेंस पे बात करें कि क्या आप पार्लियामेंट ये कानून बना सकते थे। दूसरा उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साहबान का
क्या अख्तियार था, वो यहाँ पे कमरा अदालत में मौजूद नहीं, तो उनकी अदम मौजूदगी में ये जो दलाइल आप पिन कर रहे हैं, मेरे इसके ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशन है। तो ये आज की तीसरे सेशन की अदालती कार्रवाई का खुलासा और जो समात है उसे कल 11:30 बजे तक मुलतवी किया गया है और कल इम्कान है कि इस केस का मुख्तसर फैसला भी अदालत की जानिब से, क्योंकि लग रहा है कि कल समात मुकम्मल हो जाएगी, तो मुख्तसर फैसला भी अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी दो अहम खबरें हैं। एक इमरान खान साहब की खबर है, एक उनकी पार्टी की खबर है। लेकिन इन दोनों खबरों पर आने से पहले आपकी इजाज़त के साथ लतीफ़ खोसा साहब, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकील, आज हाई कोर्ट में आए थे। इमरान खान साहब का नैब का केस था, तोशा खाना में ज़मानत का और 190 मिलियन पाउंड में ज़मानत का, इसके अलावा इमरान खान की ज़मानत का केस था। लेकिन जब उनकी अदालत में एंट्री हुई तो मीडिया से उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, जिसमें एक जुमला जो उन्होंने कहा, वो कहते हैं लतीफ़ खोसा साहब कि इमरान खान साहब को जेल में स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है। ये जो नाज़रीन लतीफ़ खोसा साहब का जुमला है, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। जुमला दोबारा से दोहरा देता हूँ, इमरान खान को जेल में स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है। इसमें कोई खदशा नहीं है, इसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है, क्योंकि इल्ज़ाम तो तब होता जब आप कहते हैं कि इमरान खान को जेल में स्लो पॉइज़न दिए जाने का खदशा है या स्लो पॉइज़न दिया जा सकता है। लेकिन खोसा साहब ये कहते हैं कि ये स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, यानी उनके पास इंफॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए या इस हवाले से मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने के लिए अगर खोसा साहब से पूछा जाए या कोई तफ्तीशी टीम बनती है या पुलिस का तफ्तीशी जाके खोसा साहब से पूछता है, उसको क्या रंग दिया जाएगा? क्या कहा जाएगा कि हमें पुलिस की तरफ से हरासा किया जा रहा है? इतना बड़ा संगीन इल्ज़ाम नहीं, बल्कि ये एक ऐसी बात है कि जैसे लतीफ़ खोसा साहब ने अपनी आंखों से देखा है या इमरान खान साहब ने बताया है या जो पॉइज़न देने वाला है उसने बताया है, यानी इमरान खान को स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है। ये एक अफर्मेटिव बात है, पॉजिटिव जेस्चर में बात की गई है। तो एक तो ये था। दूसरा नाज़रीन, मेरा एक सवाल था कि ये इस किस्म के जो इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, इस किस्म के जो दावे कर दिए जाते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि बोलने की इजाज़त दी जाए, किसी को आप बोलने से मना नहीं कर सकते, आर्टिकल 19A की बातें होती है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन मेरा एक सवाल है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19A क्या झूठ बोलने की इजाज़त देता है या हक़ाइक़ बताने की इजाज़त देता है? अगर तो आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत झूठ बोलना है, इस आज़ादी की आड़ में झूठ बोलना है, तो फिर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? वो तो आप सोसाइटी को पोल्यूट कर रहे हैं, आलूदा कर रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर इस प्रोपेगेंडे के आर्टिकल 19A के तहत इजाज़त हो तो फिर गोबलर भी तो गलत नहीं कर रहा था, तो फिर गोबलर भी ठीक कर रहा था। गोबलर को क्यों गालियाँ दी जाती हैं? जो हिटलर के दौर में उसका झूठा प्रोपेगेंडा करके और दूध और शहद की नदियाँ कामयाबियों के जो है वो दास्तानें बताया करता था, तो वो भी फिर ठीक था। आज उसको क्यों गलत कहते हैं? अगर आज हम इसको गलत नहीं कहेंगे, सिर्फ ये कहेंगे कि बस जिसका जो मन दिल करता बोलने की इजाज़त दी जाए, तो फिर ये भी आज तय कर लें कि मुस्तकबिल में जाके फिर इसको हम गलत भी नहीं कहेंगे, इसको फिर गलत भी नहीं कहेंगे। गलत कहना है तो फिर आज इसके ऊपर कुछ ना कुछ होना ज़रूर चाहिए कि आप कहाँ तक आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हक़ाइक़ बताने की हद तक, सच्चाई बताने की हद तक, या फिर प्रोपेगेंडा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आएगा। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। इस समाअत का मुख्तसर सा अहवाल ज़मानत केस के हवाले से जो जुमेरात 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई, इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह नाज़रीन चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अपने वकला, उनकी लीगल टीम भी है, इतने तवील, इतने लंबे दलाइल दिए जाते हैं कि मेरिट पे आ जाते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि आप चंद बातें करें और उसमें ये कंक्लूजन करें कि ये केस ज़मानत का बनता है। जैसे खान साहब की तोशा खाना की जो सज़ा थी उसको सस्पेंड किया गया, सस्पेंड करने के बाद इमरान खान साहब को ज़मानत मिली। वहाँ पर जो केस अगली तारीख तक गया था, PTI के तवील दलाइल की वजह से गया था। हालांकि वो फैसला जुमे के दिन हो सकता था, लेकिन ना हो सका, पीर तक मुलतवी करना पड़ा। तो आज भी वकला के तवील दलाइल की वजह से इस केस को जुमेरात 2 बजे तक मुलतवी किया गया। इस केस की जब समाअत का आगाज़ हुआ, आमिर फारूक साहब और बाबर सत्तार साहब की पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था। सलमान सफदर साहब पेश हुए, प्रोसिक्यूशन की तरफ से नकवी साहब थे, जुल्फ़कार नकवी साहब और शाह खबर साहब। तो दलाइल दिए सलमान सफदर साहब ने कि एक तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की गई है ये बदनीयती है, केस बनाने से 3 दिन पहले ये तरमीम की गई, और एक्ट में ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जिसकी खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाया गया है, इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को मुल्ज़म बनाया गया है, इसमें किसी साइफर का जिक्र नहीं। और फिर ये कहा गया कि इस कानून के तहत 14 साल की उम्र कैद या फिर
सज़ाए मौत है, कभी इस कानून के तहत सिविलियन का ट्रायल नहीं हुआ, किसी दुश्मन मुल्क के साथ इमरान खान ने कोई मालूमात शेयर नहीं की। अब यहाँ पे मेरा सवाल है, ये जो कहा जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब के खिलाफ साइफर का केस साबित हो चुका है, बात यह है कि जो सलमान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने किसी दुश्मन मुल्क के साथ कोई मालूमात शेयर नहीं की, आप मीडिया पे बैठ के, आप मीडिया पे आके, किसी टॉक शो में आके पाकिस्तान के एडमी राज आप उगल देते हैं मीडिया पे बैठ के, तो क्या आपने एक मीडियम को इस्तेमाल करके, एक मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल के जो कुछ कहा, क्या आपने वो दुश्मन तक नहीं पहुंचा दिया? मैं एक बात कर रहा था, मेरा एक नुक्ता नज़र है, लेकिन मैं खान साहब के हवाले से नहीं, वैसे एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा था। आगे कहते हैं कि इमरान खान साहब की 71 साल की उम्र है, सियासी इंतकाम का उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब सियासी इंतकाम का निशाना ये साइफर इस्तेमाल करने का मशवरा किसने दिया था कि इसको हमने इस्तेमाल करना है? ख़बरदार किसी ने अमेरिका का नाम नहीं लेना, ये तो खान साहब खुद कर रहे थे, किसी दूसरे तो नहीं कहा था। और आगे, मेरे किसी किस्म की इमरान खान साहब से रिकवरी नहीं हुई, फिज़िकल रिमांड। अब जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, उन्हीं के फैसले का हवाला दे रहे हैं कि जो जज साहब ने, अबुल हसन साहब ने फिज़िकल रिमांड नहीं दिया था, वो फैसला हतमी हो चुका है। तो इस पर ही बात करते हैं, लेकिन बहरहाल इस केस की समाअत जो है वो जुमेरात 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अब आ जाते हैं, जो PTI एक्सपोज हुई है, कैसे एक्सपोज हुई है नाज़रीन? आप PTI के अहम रहनुमाओं के, PTI की इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, उनके बयानात निकाल के देखें, लतीफ़ खोसा साहब का निकाल के देख लें, दीगर वकला शेर मरवत साहब का निकाल के देख लें, नईम पंजोता साहब का, इंतज़ार पंजोता साहब का। हर बयान में यही कहा गया कि खान साहब को अडयाला जेल में बड़ी ही ऐसी सूरत हाल में रखा गया है कि आम कैदियों के साथ भी वो सलूक नहीं होता जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। तो आज क्या हुआ? जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने जो अडयाला जेल में केस की समाअत की है, उसमें आज जज साहब ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के सेल का जाके सरप्राइज़ विज़िट भी किया है। इस विज़िट में इमरान खान साहब का जो मुकालमा हुआ अबुल हसन जुल्करनैन साहब के साथ, उससे बहुत सारी जो पोजीशन है वो वाज़ेह हो जाती है कि बाहर आके वकला मीडिया को क्या बताते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने जज साहब को क्या बताया है। तो ये डिटेल इसमें, सबसे पहले तो इमरान खान साहब जो कमरा अदालत का जो थोड़ी सी हमने डिटेल हासिल की है वो आपके साथ शेयर करके फिर सरप्राइज विजिट की डिटेल शेयर करते हैं। तो आज खान साहब को वो साथ वाले जाली वाले कमरे में बिठाया गया, लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, इमरान खान साहब को इस कमरे में ला के बिठाएँ, कमरा अदालत में ला के बिठाएँ, फिर अदालती कार्रवाई आगे चलेगी। और फिर जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, इमरान खान साहब आ गए, शाह महमूद कुरैशी साहब आ गए, तो वो जो खान साहब की लीगल टीम है उनकी तरफ से कहा गया कि आप इस केस की समाअत को मुलतवी कर दें, क्योंकि अभी जो हमारा केस है हाई कोर्ट में, उसका वहाँ पे फ़ैसला नहीं हुआ। तो जज साहब ने कहा कि हाई कोर्ट के कहने के ऊपर आपने जो बात की है उस पर मैं कैसे समाअत मुलतवी कर दूँ? जज साहब ने कहा कि हाई कोर्ट का अगर कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है, पहले तो वो ला के दिखाएँ कि हाई कोर्ट ने मुझे कार्रवाई आगे से बढ़ाने से रोक दिया है और कहा है कि चालान की नकूल आप ना जो है वो दें, तकसीम ना करें। तो वकला वहाँ पे खामोश हो गए, वकला के पास कोई जवाब नहीं था। तो जज साहब ने कॉपियाँ तकसीम की, तो इमरान खान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कॉपियाँ ले लीं, लेकिन कॉपियाँ लेने के बाद हुआ ये कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि कॉपियाँ वापस कर दें। तो जज साहब ने कहा कि क्या आपने ट्रायल चलाना है या ट्रायल नहीं चलाना? तो इमरान खान साहब ने कहा कि ट्रायल तो चल रहा है, लेकिन हमारा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो जज साहब ने कहा कि कॉपियाँ आपने ले ली हैं, तो आइंदा तारीख पे आपने बेशक दस्तखत नहीं किए, दस्तखत आपको करने चाहिए थे। और ये नाज़रीन वही रविश है जो तोशा खाना के केस में इमरान खान साहब की लीगल टीम ने अपनाई थी। वहाँ पर भी जो फ़र्द जुर्म था, जो चार्जशीट थी, वो ले तो ली थी, लेकिन उस पर दस्तखत नहीं किए गए थे। लेकिन क्या हुआ था? इमरान खान साहब को सज़ा हो गई थी। क्या दस्तखत करने से इमरान खान साहब सज़ा से बच जाएंगे? खान साहब के वकला का कहना था कि हम ये जो चार्जशीट है, चलान है, इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं। तो जज साहब ने उनको कहा कि आप ऐसा करें कि आप बेशक इस चालान को जाके हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें, लेकिन आइंदा समाज पे अगर इस चालान के हवाले से हाई कोर्ट का कोई फ़ैसला आप ना लेके आए, तो मैं इमरान खान पे और शाह महमूद कुरैशी पे फ़र्द जुर्म आयद करूँगा। फ़र्द जुर्म मुल्ज़मान पे लगाई जाएगी। आइंदा तारीख में नहीं हो सकता कि मुल्ज़मान को चार्जशीट ना किया जाए। तो खान साहब के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है और जज साहब ने कह दिया है कि अगर हाई कोर्ट से आप हुक्म इम्तना ना लेके आए, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ना लेके आए, तो 17 अक्टूबर को इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का जो इल्ज़ाम है, उसमें खान साहब की इंडाइटमेंट हो जाएगी। अब आ जाते हैं जो सरप्राइज़ विजिट किया है जज साहब ने शाह साहब के और इमरान खान साहब के सेल का। तो इमरान खान साहब से पूछा जज साहब ने कि आपको कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई मसाइल, मुश्किलात को सामना तो नहीं? तो खान साहब ने सिर्फ एक बात का जिक्र किया कि यहाँ पे सेल छोटा है, चलने फिरने की जगह नहीं।
तो खान साहब का जो सेल है वो भी अच्छा खासा था, वो मैं निकालूँ नाज़रीन, पहले आपको बता दूँ कि वो सेल कितना है, वो भी आपको साथ में बताता हूँ। लेकिन साथ में जज साहब ने वहाँ पे हुक्म दिया खड़े खड़े जेल हुकाम को कि ये जो खान साहब के सेल के साथ दीवार है, इस दीवार को गिरा दिया जाए ताकि इमरान खान साहब के लिए कोई 60 से 70 फुट की जगह बन जाए और खान साहब आसानी के साथ वहाँ पर जो है वो चहलकदमी कर सकें। तो चेयरमैन पीटीआई के कमरे के बाहर दीवार तोड़कर वाक के लिए 60 से 70 फुट जगह बना दी जाएगी। ये जज साहब ने कहा अगर 60 से 70 फुट जगह अगर सिर्फ एक दीवार तोड़ने से बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे 15 से 20 फुट की जगह खान साहब के पास सेल की पहले भी मौजूद थी। अभी जो खान साहब के वकला बात करते हैं कि बड़ा छोटा सा सेल है, उसमें सहूलियात नहीं, जो जज साहब ने कहा कि बड़ा वहाँ पे साफ़ सुथरा माहौल है, अटैच बाथरूम खान साहब को मिला हुआ है। और दूसरा, जज साहब तो विज़िट करके आए हैं, पीटीआई के किसी वकील ने तो वहाँ तक विज़िट भी नहीं किया, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं उनके पास कैमरा भी नहीं, तो कैसे ये दावे करते हैं? मतलब आपने देखा भी नहीं, आपके पास कोई तस्वीर भी नहीं, लेकिन दावे बड़े बड़े। तो ये एक्सपोज हुई है आज जो जज साहब ने इस हवाले से डिटेल जो है वो शेयर की है, जो बताया है कि उन्होंने सरप्राइज़ विज़िट करके क्या अहकामात खान साहब को सहूलियत फराहम करने के हवाले से दी हैं। अब आ जाते हैं जो इसराइल को सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ जो है वो हमास तंजीम की जानिब से दिया जा रहा है। पहले तो इस पर बात कर लेते हैं जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया गया था, ये बिला नतीजा इसका इख्तिताम हुआ है, ना ही कोई करारदाद पास हुई है, ना ही कोई इस सलामती कौंसिल को इलामिया जारी किया गया है। और माल्टा के कहने के ऊपर ये जो सलामती कौंसिल का इजलास था इसका इन कैमरा सेशन हुआ और रूस की तरफ से कहा गया कि हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे जंग बंदी हो और मुज़ाकरात जो है वो होने चाहिए, मुज़ाकरात का रास्ता हमवार होना चाहिए। इसराइल के सफ़ीर की तरफ से इस इजलास में जो हमास की कार्रवाइयाँ हैं उनकी तस्वीर दिखाई गई कि देखें हमारे इसराइलियों के साथ किस किस्म का सलूक हमास के लोग करते हैं। तो फ़लस्तीन के सफ़ीर ने कहा कि क्या सिर्फ जो इस किस्म की तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि हमास ने यह कर दिया, क्या सिर्फ सब कुछ वहाँ पे यही हो रहा है? जो वहाँ पे फ़लस्तीनियों का कत्लेआम होता है, जो उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है, जो उनका जुल्म सितम होता है, वहाँ पे सबको खामोशी लग जाती है, उस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन बहरहाल चीन ने जो इस इजलास का बेनतीजा इख्तिताम हुआ, इस पर जो है वो उन्होंने हैरत का इज़हार किया है। इसराइल की तरफ से गज़ा की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दे दिया गया है कि बिजली बंद कर दें, खाना बंद कर दें, ईंधन की सप्लाई बंद कर दें। और हमास ने तीसरे रोज़ जो काम किया है कि आज तीसरे रोज़ भी जो जंगजू थे हमास के, वो जो बाढ़ है, जो गज़ा की इनकलेव की जो बाढ़ है, अब तो वहाँ पे टैंकों की बाढ़ बना दी गई है। उस टैंकों की बाढ़ अबूर करके भी आज जो जंगजू थे हमास के, वो दूसरी जानिब यानी गज़ा इनकलेव से बाहर निकल के जहाँ पर पुलिस की चौकियाँ बनी हुई हैं, फौजियों की चौकियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे चल के आज भी झड़पें और कार्रवाइयाँ वहाँ पे जारी रहीं। इसके अलावा कतर ने मुज़ाकरात की बात की है और कतर मुज़ाकरात के हवाले से सरगर्म भी हुआ है। लेकिन जो सरप्राइज़ दिया है इसराइल को हमास की तरफ से, वो बयान आया हमास की तरफ से कि जो हमारे पास यरगमाली हैं उनको फ़िलहाल हम नहीं छोड़ रहे, और जब तक हमारे पास यरगमाली मौजूद हैं इनका पुरवकार अंदाज में जो है वो ख्याल और इनकी खातर मदारत जो हमसे हो सका पुरवकार अंदाज में इनके साथ जो है बड़ा बेहतरीन किस्म का सलूक किया जाएगा। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।